प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी व्याकरण पर मेरे 20+ वीडियो आप देख चुके हैं। वर्ण विचार, शब्द विचार, तत्सम तद्भव और संधि पर मेरे पहले कई वीडियो देख चुके हैं आप। आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, समास। अब समास को आपको समझना होगा कि समास क्या होता है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है और हिंदी व्याकरण में संधि और समास के अंदर क्या अंतर है, दोनों में क्या अंतर है। इसको यदि ठीक ढंग से समझें तो परीक्षाओं में आने वाले जो समास के प्रश्न हैं वो कभी भी आपके गलत नहीं होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज समास के नए टॉपिक पर। सबसे पहले हम देखते हैं कि समास क्या है। तो समास जो शब्द बना है वो सम धन आस, सम धन आस शब्द से बना है समास। ठीक है। सम का मतलब होता है निकट, सम का मतलब होता है निकट और आस का मतलब होता है आना। तो दो पद जब समान रूप से निकट आते हैं तो निकट आने का जो प्रोसेस है, निकट आने की जो क्रिया है, उसको कहा जाता है समास। ठीक है। सम, निकट, आस, आना। आसन्न शब्द सुना होगा आपने। आसन्न मतलब अभी अभी जो आया है, तो आने का मतलब होता है ना। तो सम धन आस, सम निकट और आना, तो दो पद होते हैं। दो पद जब निकट आते हैं तो उनके बीच में क्या होता है कि कई पद होते हैं वो लोप हो जाते हैं और ये दोनों पद मिल जाते हैं। सामान्य रूप से हम समास इसको कह सकते हैं। आगे और देखें, समास को मैं शाब्दिक अर्थ के रूप में शाब्दिक अर्थ जो होता है उसके रूप में मैं बताऊं तो समास का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है संक्षेपण या छोटा रूप। संक्षेपण या छोटा रूप मतलब छोटा रूप कैसे बनेगा। तो कोई पद है, जैसे यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। घर के अंदर एक कक्ष है जिसको कहा जाता है हमारे रसोई के लिए घर। ठीक है। रसोई के लिए घर है, उसको कहा जाता है जहाँ रसोई बनती है। अब हम क्या करते हैं कि इसको हम छोटा रूप बनाना चाह रहे हैं, संक्षेपण करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, ये दो पदों का लोप कर लेते हैं। ठीक है। तो ये दो पदों का लोप हो गया और नया शब्द कैसे बन गया आपका, रसोई घर। रसोई घर। तो इस तरह से बीच में जो पद है उसका लोप हो जाए और दो पद मिल जाए तो उसको कहा जाता है संक्षेपण। और इस संक्षेपण जो करने की क्रिया है उसको कहा जाता है समास। ठीक है। और ये संक्षेपण करने से, छोटा रूप बनाने से, है ना, छोटा रूप बनाने की क्रिया तो हो गई समास। अब इस छोटे रूप को क्या बोलते हैं, तो इसको बोला जाता है समस्त पद या सामासिक पद। सामासिक पद भी कहा जाता है या समस्त पद भी कहा जाता है। तो आइए वापस एक बार मैं समझा देता हूं कि समास का जो शाब्दिक अर्थ है वो तो होता है संक्षेपण मतलब छोटा रूप। छोटा रूप कैसे बनता है, तो कोई शब्द होता है जैसे रसोई के लिए घर, विद्यालय जैसे तो विद्या के लिए आलय। ठीक है। तो इस तरह से बड़ा कोई पद है तो उस दो पदों को पास में लाने के लिए बीच में कुछ पद होते हैं, उनको हम हटा लेते हैं, लोप कर लेते हैं, वो पद पास में आ जाते हैं और फिर एक नया पद बनता है। उस पद को समस्त पद कहते हैं या सामासिक पद कहते हैं। ठीक है। यदि इस पद को उसके लोप हुए पदों के साथ लिखते हैं तो उसको कहा जाता है समास विग्रह।
समास विग्रह। ठीक है, तो लोप हुए पदों के साथ पद को लिखना समास विग्रह कहलाएगा। बीच में आए पदों को लोप कर देना तो उसको समास कहते हैं, और इससे बना पद होगा वो समस्त पद या सामासिक पद होगा। आपके पास ये 3 तरह की शब्दावली है, समास, समास विग्रह और समस्त पद या सामासिक पद। तो ये एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, और शायद उम्मीद करता हूँ मैं कि ये आपको अब स्पष्ट हो गया होगा। दूसरा एक और प्रश्न बनता है, समास में समास का विलोम क्या होता है? कई बार ये परीक्षा में पूछा भी गया है। तो समास का विलोम जो होता है वो कहलाता है व्यास। मतलब कभी भी यह नहीं मान ले कि समास का विपरीत शब्द है वो समास विग्रह है, ऐसा नहीं माने, क्योंकि आपका जब भी समास के विलोम के रूप में जब भी प्रश्न पूछा जाए तो निश्चित रूप से यह विकल्प आएगा समास विग्रह, और आप समझेंगे कि समास मतलब पदों को हटाना और समास विग्रह तो पदों के सहित लिखना। तो इसका अपोजिट ये नहीं होता है, समास का अपोजिट व्यास होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये छोटे जो इस बेस पर बनने वाला, आधार पर बनने वाले प्रश्न हैं वो क्लियर होते हैं। तो यदि आप समझना चाहें या लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं समास की परिभाषा के रूप में कि जब 2 पद या 2 से अधिक पद भी हो सकते हैं, पर एक समय में तो 2 पद ही आएंगे ना, तो 2 या 2 से अधिक पद पास आते हैं तो बीच में आए पद का लोप होता है। इस लोप होने की क्रिया को समास कहते हैं। लोप होने के बाद बने पद को समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। यदि समस्त पद या सामासिक पद को लुप्त हुए पदों के साथ लिखते हैं तो वो समास विग्रह कहलाता है। समास का विपरीत या विलोम शब्द व्यास होता है, न कि समास विग्रह होता है। यहाँ तक आपका क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम आगे बात करें समास के भेद। समास के भेद, ये बहुत अच्छा प्रश्न है और परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है। अब यहाँ प्रश्न कैसे पूछा जाए उसके आधार पर समास के भेद का उत्तर बनता है। प्रश्न जैसे इस तरह से पूछा गया कि किसी पदों की प्रधानता के आधार पर, पदों या पद की प्रधानता, पदों नहीं लिखे तो पद लिख देते, 1 मिनट। पद की प्रधानता के आधार पर समास के भेद। समास के भेद, यदि आपका प्रश्न इस तरह से बनता है और परीक्षा में पूछा गया कि पद की प्रधानता के आधार पर पद की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं, तो ऐसा यदि प्रश्न पूछा जाए तो समास के भेद 4 होते हैं। पहला होता है अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। दूसरा होता है तत्पुरुष समास। तीसरा होता है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। और चौथा होता है बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो यदि पद की प्रधानता के आधार पर समास के भेद कितने होते हैं, इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है तो आपका उत्तर होगा 4, विकल्प वाला उत्तर सही होगा। अब यदि प्रश्न केवल ये पूछा जाए कि समास के भेद कितने हैं, मेरे प्रश्न पे ध्यान दीजिए, समास के भेद कितने हैं, तब आपके 6 विकल्प वाला उत्तर होगा। तत्पुरुष में ही
क्योंकि पद की प्रधानता के आधार पर हम बात कर रहे हैं, मैं और इसको डिटेल क्लियर कर रहा हूँ। तत्पुरुष में ही दो होते हैं, एक तो द्विगु और एक होता है कर्मधारय। अब इसको और मैं क्लियर कर लेता हूं तो आपको समझ में अच्छा आ जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं तो इससे स्पष्ट हो जाएगा। जैसे कोई भी एक परिवार है जिसमें भाई साहब हैं, भाभी जी हैं, है ना। अब हम देखते हैं, इसको इतना सरल ढंग से आप लें तो आसानी से समझ में आ जाएगा। और समझने की दृष्टि से ऐसा कोई परीक्षा पूछा नहीं जाता है, पर आपको समझाने की दृष्टि से एक सरल उदाहरण दे रहा हूँ। हमको उस परिवार में कोई काम करवाना है, तो हम देखते हैं कि इस घर में चलती किसकी है। आपके पास दो हैं, एक तो प्रथम पद, उसको कुछ देर के मान लीजिए एम मतलब भाई साहब मेल, और द्वितीय पद इसका मतलब भाभी जी, और ये फीमेल। आपके पास दो पद है, बराबर, मेल और फीमेल। यदि मेल की चलती है, बराबर, मेल मतलब प्रथम पद, तो प्रथम पद की चलती है ना, तो द्वितीय पद को उसके अनुसार ही चलना पड़ेगा, है ना भाई। जब प्रथम पद की चलती है तो प्रथम पद जैसा कहे ऐसा ही द्वितीय पद को करना है। तो प्रथम पद प्रधान होता है तो वो आपका बन जाता है अविर्भाव समास। मतलब भाई साहब है वो प्रथम पद है, और भाई साहब की जिस परिवार के अंदर भाई साहब की चलती है, इसका मतलब वो अविर्भाव परिवार है। ठीक है। दूसरा देखते हैं हम, भाई साहब की नहीं चलती है, भाभी जी की चलती है, मतलब द्वितीय पद। द्वितीय पद की चलती है तो द्वितीय पद प्रधान है, मतलब भाई साहब गौण है, भाभी जी प्रधान है, तो आपका ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, द्वितीय पद प्रधान। अब इसमें भी देखिए, द्वितीय पद प्रधान है तो दो पदों में यदि पहला पद संख्यावाचक है तो वो द्विगु हो गया। पहला पद संख्यावाचक है तो वो द्विगु हो जाता है। और दूसरा है कर्मधारय, तो ये संख्यावाची विशेषता बताएगा, ये गुणवाचक विशेषता बताएगा। यदि गुणवाचक विशेषता बताने वाला है पहला पद तो वो आपका कर्मधारय हो जाएगा। तो कर्मधारय समास और द्विगु समास, तत्पुरुष समास, सभी में दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें विभक्तियों का लोप होता है तत्पुरुष में। द्विगु में पहला पद संख्यावाचक होता है, मतलब संख्यावाची विशेषता बताता है दूसरे पद की, और इसमें है वो गुणवाचक विशेषता बताता है कर्मधारय समास। ठीक है। पद तीनों में दूसरा प्रधान होता है, मतलब भाभी जी की चलती है। ठीक है। अब होता है द्वंद्व समास। कोई परिवार ऐसे होते हैं जिनमें दोनों की चलती है, भाई साहब की भी चले और भाभी जी की चले, और जब दोनों की चलती है तो दोनों में क्या होगा, द्वंद्व होगा, लड़ाई होगी, सीधी बात है। तो द्वंद्व समास में दोनों की चलती है, मतलब दोनों बराबर होते हैं तो वहां द्वंद्व होगा। ठीक है। तो प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों प्रधान है, दोनों बराबर है, दोनों की चलती है, इसका मतलब दोनों में द्वंद्व होना ही है। द्वंद्व मतलब क्या समझते हो ना, लड़ाई झगड़ा, है ना। तो दोनों की चलेगी तो स्वाभाविक है ये तो। बहुब्रीहि समास, अब ये एक ऐसा समास है जिसमें क्या होता है कि न तो भाई साहब की चलती है, न भाभी जी की चलती है, और किसी और परिवार में या तो नाना जी की चलती है या मामा जी की चलती है, तो ये कोई अन्य पद प्रधान होता है। बहुब्रीहि समास में दोनों पदों का जो अर्थ है वो न लेते हुए कोई तीसरा मतलब क्या, अन्य अर्थ लिया जाता है। दूसरा और मैं क्लियर करूंगा कि बहुब्रीहि समास होता है वो योग रूढ़ पदों वाला होता है। अब योग रूढ़ मैंने जब शुरुआत में जब शब्द विचार पढ़ाया था उस समय मैंने बताया था कि शब्द के जो भेद है उसमें हम रचना की दृष्टि से जो शब्द का वर्गीकरण करते हैं, भेद करते हैं, तो उसमें एक होते हैं रूढ़ शब्द, दूसरे होते हैं यौगिक शब्द, और तीसरे होते हैं योग रूढ़ शब्द। तो ये बहुब्रीहि समास के लिए सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन है कि योग रूढ़ शब्द, इसको समझ लेंगे तो बहुब्रीहि समास बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, तो वे शब्द जो रचना की दृष्टि से तो यौगिक होते हैं,
यौगिक मतलब कोई दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, दो पदों से मिलकर बने हुए होते हैं, तो ये योग हो गए, यौगिक हुए। ठीक है, योग होने से यौगिक शब्द बने। और रूढ़ मतलब अर्थ की दृष्टि से वो रूढ़ी होते हैं, मतलब शब्द तो बना, यौगिक हुआ, दो शब्दों के योग से बना, लेकिन जब अर्थ की बात करें तो उसका अर्थ रूढ़ी से लिया जाता है, परंपरा से लिया जाता है। जैसे एक सामान्य अर्थ बता दूं मैं, सामान्य एक उदाहरण बता देता हूं मैं, लंबोदर। ठीक है, अब लंबोदर शब्द ऐसा शब्द है जो लंबा और उदर दो शब्दों के मेल से बना, बराबर। लेकिन लंबे उदर वाले मतलब लंबा पेट वाले बहुत से लोग होते हैं, लेकिन एक रूढ़ी रूप में, परंपरा के रूप में हम इसका अर्थ लेते हैं भगवान श्री गणेश का। तो हम रूढ़ी के अर्थ निकालेंगे तो वो बहुब्रीहि समास होगा। मतलब यौगिक शब्द बन रहा है, तो यौगिक शब्द कैसे बनते हैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले वाले वीडियो में, आप देखेंगे तो यौगिक शब्द संधि, समास, उपसर्ग या प्रत्यय के योग से बनते हैं। क्लियर है। अब इनका अर्थ यदि रूढ़ी के अनुसार निकलता है तो वो आपका योग रूढ़ शब्द होगा, और सभी योग रूढ़ शब्द होते हैं वो बहुब्रीहि समास होते हैं। ठीक है, तो क्लियर। अब यहाँ आपका एक प्रश्न क्लियर हो जाता है कि पद की प्रधानता के आधार पर समास के भेद की बात करें तो वो 4 हैं। ये नहीं तो यदि हम समास के भेद की बात करते हैं तो समास के भेद 6 हो जाते हैं। 4 तो ये है ही, 5 और 6 हो जाते हैं। तो इस तरह समास के भेद कितने हुए, तो 6। पद की प्रधानता के आधार पर समास के भेद कितने हुए, तो 4। ठीक है, और ये एक अच्छा एम और एफ के माध्यम से आपको बताया कि इससे और दिमाग में बैठ जाएगा, या तो पहला पद प्रधान है, या दूसरा पद प्रधान है, या दोनों पद प्रधान हैं, या फिर चौथी स्थिति में ये होता है कि दोनों पद गौण हो जाते हैं और अर्थ की दृष्टि से कोई अन्य अर्थ निकलता है, तो वो आपका बहुब्रीहि समास होगा। एक और मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा आपको कि मैं पद और शब्द इस तरह से दो शब्दों का उल्लेख कर रहा हूँ, तो उसको भी एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि शब्द क्या है और पद क्या है, क्योंकि कई बार कन्फ्यूजन यही होता है, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं और ध्यान में ये नहीं बैठता है कि शब्द किसको कहा गया, पद किसको कहा गया। सामान्य सा इसमें जो लॉजिक है वो मैं बता देता हूँ कि जब एक ही यहाँ जैसे रसोई शब्द है ना, तो रसोई घर शब्द, सॉरी, ठीक है, ये अच्छा और हो जाएगा। घर शब्द वैसे संज्ञा शब्द है। ठीक है, अब ये केवल घर ऐसा कहा जाए तो उसके अनेक अर्थ होते हैं। जैसे मैं कहूँ घर, तो आप सोचेंगे किसका घर, कोई मतलब निश्चित सीमाओं में बंधा हुआ नहीं होता, घर से कोई अर्थ निकाले जा सकते। लेकिन जब हम रसोई के लिए घर इस तरह से कहा गया और यहाँ शब्द है घर, तो अब ये घर है, वो घर नहीं रहा। मतलब घर तो है, घर ही रहेगा, मतलब घर नहीं रहा मतलब ये नहीं है, पर इस घर का अर्थ है वो सीमित हो गया, क्योंकि इसके साथ संबंध हो गया। वो घर जो रसोई के लिए काम में लाया जाता है। आ रही है ना बात समझ। तो यहाँ जब शब्द होता है वो किसी वाक्य के अंदर प्रयुक्त होता है, तो वाक्य में आए अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध होता है। एक और उदाहरण देता हूँ, जैसे राम। अब मैं राम ऐसा कहता हूँ तो आपके दिमाग में राम के बारे में कई विचार आ सकते हैं। कोई समझे कि राम वो हैं जो दशरथ के पुत्र थे, कोई समझेगा कि राम मतलब निर्गुण पंथ के अंदर जो कबीर ने राम कहा वो हैं जो निराकार है, कोई समझेगा कि राम मतलब हमारी क्लास के अंदर पढ़ने वाला स्टूडेंट है वो राम है। तो इस तरह से राम के कई स्वरूप आपके दिमाग में आएंगे। ठीक है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय जाता है। जब मैं ऐसा कहता हूँ तो क्या यह आप अर्थ लेंगे कि राम दशरथ के पुत्र है और वो विद्यालय जाता है, ऐसा अर्थ लेंगे क्या? नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ हम राम का मतलब यही लेते हैं कि क्लास के अंदर हमारे जो राम है और राम विद्यालय जाता है, जो विद्यालय जाने वाला राम है वही राम है। वो राम कभी नहीं होगा जो दशरथ पुत्र राम है, या कबीर का निराकार राम है, या गांधी जी ने हे राम कहा वो राम है। तो ऐसे दूसरे सभी अर्थ नहीं होंगे। तो जब भी कोई शब्द होता है वो वाक्य में प्रयुक्त होता है, तो वाक्य में आए अन्य पदों के साथ
उसका संबंध हो जाता है और अर्थ की स्पष्टता आ जाती है इसमें, है ना, विशिष्टता आ जाती है, तो वहाँ वो पद बन जाता है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं इसके एक एक भेद पर। यहाँ तक यदि आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट कर लीजिए। ये आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलें और कंटिन्यूस अपडेट के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन दबा देना, जिससे आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए।